देखते ईजिन फोन पर बोलता है, क्या तुम कह रहे हो लेफ्टिनेंट खतरे में हैं? फोन पर यूना के फादर होते हैं। यूना के फादर बोलते हैं, हाँ मुझे मेरे नेटवर्क से जानकारी मिली है, लेफ्टिनेंट और उनके आदमियों पर दूसरी आर्म फोर्स ने अटैक किया है और मैंने सुना है वो दोनों अस्थायी रूप से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमारे मिलिट्री फोर्स उन्हें बचाने के लिए तैयारी कर रही है। मैं तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे और लेफ्टिनेंट के रिश्ते के बारे में जानता हूँ। ईजिन यूना के ग्रैंडफादर से बोलता है, अगर तुम मुझे ये सब बता रहे हो तो इसका मतलब लेफ्टिनेंट की स्क्वाड की सिचुएशन अभी बहुत खराब है ना? यूना के ग्रैंडफादर बोलते हैं, बदकिस्मती से हाँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ खुद को परेशान मत करो और वहाँ खुद जाने के बारे में भी सोचना भी मत, ये सब कुछ मिलिट्री पर छोड़ दो। फिर यूना के ग्रैंडफादर ईजिन से बोलते हैं, ये पहला जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मत भूलना कि अब तुम्हारे पास एक परिवार है। ईजिन यूना के ग्रैंडफादर से बोलता है, मैं समझ गया। फिर ईजिन फोन काट कर फोन की तरफ बहुत दुखी होकर देख रहा होता है और अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचता है जब ईजिन लेफ्टिनेंट से पहली बार मिला था। लेफ्टिनेंट ईजिन की तरफ देखकर बोलते हैं, ये लड़का सच में कोरियन था। लेफ्टिनेंट के बाकी साथी बोलते हैं, सच में? क्या इसकी मेमोरी वापस आई? लेफ्टिनेंट अपने साथियों से बोलते हैं, इसने कहा हाँ बस थोड़ी सी। अगले सीन में ईजिन काफी उदास होता है क्योंकि उसे उसकी मेमोरी याद नहीं आ रही होती है। तभी लेफ्टिनेंट ईजिन के पास कोका लेके जाते हैं और उससे बोलते हैं, अपने ऊपर इतना जोर मत डालो कुछ भी याद करने के लिए, इसे आराम से करो। अगले सीन में लेफ्टिनेंट ईजिन से पूछते हैं, यो ईजिन यही तुम्हारा नाम है ना? ईजिन लेफ्टिनेंट से बोलता है, हाँ मुझे लगता तो यही है। अगले सीन में वो सभी लोग गेम खेल रहे होते हैं। लेफ्टिनेंट के साथ वाला बंदा बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है हम लोग दोबारा हार गए। एक बंदा बोलता है, टॉप लाइन पर कौन था? लेफ्टिनेंट के साथ वाला बंदा बोलता है, ईजिन यही समय है जब तुम्हें कुछ बोलना चाहिए। ईजिन की दूसरी तरफ बैठा बंदा बोलता है, ईजिन उसकी बात मत सुनो। अगले सीन में लेफ्टिनेंट दौड़कर ईजिन के पास आकर उससे बोलते हैं, उन्होंने तुम्हारे परिवार को ढूंढ लिया, तुम्हारे परिवार में एक दादाजी और तुम्हारी छोटी बहन है। लेफ्टिनेंट के साथी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एक बंदा ईजिन के बैग पर हाथ मारता है और एक बंदा ईजिन के बालों को सहलाते हुए बोलता है, तुम्हें बधाई हो, तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई। लेफ्टिनेंट हंसते हुए बोलते हैं, ईजिन अब वापस जाकर स्कूल लंच खाएगा और ईजिन इन सभी बातों को सोचकर बहुत ज्यादा उदास होता है। तभी दायून ईजिन के कमरे पर नॉक करते हुए बोलती है, ओपा खाना खा लीजिए। ईजिन जब कमरे के बाहर जाता है तो दादाजी डाइनिंग टेबल के पास खड़े होते हैं और उससे बोलते हैं, जल्दी करो और हमारे साथ आकर खाना खाओ। लेकिन ईजिन अभी भी वहीं खड़ा होता है। दादाजी और दायून उसकी तरफ हैरान होकर देखते हैं। दादाजी फिर दोबारा बोलते हैं, तुम वहाँ पर इस तरह क्यों खड़े हो? ईजिन फिर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। फिर उसके बाद दादाजी बोलते हैं, हर कोई जेलस है क्योंकि मेरे पास ऐसे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जो मेरे साथ बैठकर खाना खाते हैं। दायून हंसते हुए बोलती है, वो लोग इस बारे में क्यों जेलस होंगे, मुझे यकीन है हर कोई ऐसा करता है। दादाजी उससे बोलते हैं, ऐसा नहीं है, दूसरे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। दायून फिर दादाजी से बोलती है, अगर ऐसा है तो फिर हम दोबारा आपके लिए लंच लेकर आएंगे। दादाजी शर्माते हुए दायून से बोलते हैं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि तुम लोग दोबारा वो करो। फिर ईजिन दादाजी की तरफ देखता है और उनसे बोलता है, दादाजी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, किसी ऐसे की मदद करना जिसने आपकी मदद पहले की हो? दादाजी थोड़ी देर सोचकर उससे बोलते हैं, मुझे लगता है एक सिर्फ अकेले क्वेश्चन का जवाब देना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर उसके बाद दादाजी ईजिन से बोलते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने किस तरह की मदद उससे ली है और तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। ईजिन दादाजी की तरफ बड़ी गौर से देख रहा होता है। दादाजी आगे बोलते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, वो काइंडनेस जिस पर्सन ने तुम्हारी पहले मदद की है वो महान है। तुम काइंडनेस को माफ या मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारी मदद की, वो भी बिना कुछ चाहते हुए। लेकिन जिंदगी में एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें उस काइंडनेस को वापस करना होगा। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो तुम कम से कम वो कर सकते हो जो तुम्हारे करने की लिमिट है। ईजिन दादाजी की तरफ बड़ी गौर से देख रहा होता है। दादाजी शर्माते हुए बोलते हैं, मुझे नहीं पता मैं कौन सी अननेसेसरी चीजें बोल रहा हूँ, मैं स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूँ। फिर ईजिन दादाजी से बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे दोबारा मिल सका ग्रैंडपा। दादाजी आगे से हंसते हुए बोलते हैं, मैं भी सच में बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझसे ऐसा कुछ बोला। ईजिन फिर दायून की तरफ मुड़ता है और उससे बोलता है, मैं इस बात के लिए भी बहुत खुश हूँ दायून कि मैं तुमसे दोबारा मिल चुका। दायून ईजिन की तरफ देखती है, फिर अचानक से अपना सर घुमाकर शर्माने लग जाती है और बोलती है, शायद ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अब्रॉड में रह रहे थे, लेकिन वो इस तरह की चीजें इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हैं। अगले सीन में ईजिन फोन पर बोलता है, मैं जा रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप कुछ चीजें तैयार करें अगर आप कर सकते हो। यूना के दादाजी आगे से कोई भी जवाब नहीं देते और शांत रहते हैं। अगला सीन बैटलफील्ड का होता है और हम लोग लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो काफी थके होते हैं। फिर लेफ्टिनेंट अपने बंदों से बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे। सुखू क्या तुम्हें यकीन है ये एरिया सेफ है? फिर लेफ्टिनेंट अपने दो और बंदों से बोलते हैं, जीसुक और सिक्चियोल क्या तुम दोनों ने चेक किया वो हमें कितना फॉलो कर रहे थे? लेफ्टिनेंट के आदमी आगे से बोलते हैं, यस सर। फिर एक बंदा लेफ्टिनेंट से बोलता है, लेफ्टिनेंट हर कोई सच में थका हुआ है और कावांग का बहुत ज्यादा खून बह गया है। लेफ्टिनेंट मैप को देखते हुए बोलते हैं, हमें कम से कम अगले एरिया को सुरक्षित करना होगा। वो बंदा लेफ्टिनेंट से बोलता है, क्या हम लोग इतना कर सकते हैं? हमारी सप्लाईज लगभग खत्म ही हो गई हैं। अगला सीन
विरोधी दल का होता है। एक बंदा मेन विलन के पास आकर बोलता है, देखने से ऐसा लगता है ये बस खत्म ही हो गया है। मेन विलन उस बंदे से बोलता है, मैं सरप्राइज्ड हूँ, वो लोग अब तक टिके हुए हैं। देखने से ऐसा लगता है वो कोई इजी टारगेट नहीं है। अगर उन्हें सिविलियंस को बचाना नहीं पड़ता और अगर हम लोग इस जगह से अनजान होते तो हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। फिर उस मेन विलन की आंख में दर्द होने लगता है। मेन विलन अपनी आंख पर हाथ रखकर बोलता है, ये दर्द दोबारा आ गया, ये पेन। फिर उसके मन में एजेंट का ख्याल आता है जो पागलों की तरह उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और मेन विलन बोलता है, ये दर्द हर बार वापस आ जाता है जब भी मैं इस बारे में भूल जाता हूँ। अगले सीन में हम लोग कार्गो प्लेन को देखते हैं जिसके अंदर एजेंट बैठा होता है और एजेंट ने अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी होती है। फिर एजेंट उस बारे में सोचता है जब उसने यूना के ग्रैंडफादर से बात की होती है। यूना के दादाजी बोलते हैं उस एरिया का नाम गिरियोन है, ये उनमें से वो एरिया है जहाँ पर तुम काम करते थे का मतलब मशीनरी। यूना के दादाजी के पास खड़ा बंदा बोलता है, लेफ्टिनेंट कैंग उन कोरियन रिसर्चर्स को बचाने गए थे जो वहाँ पर लोकल मिनरल्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्होंने उन्हें बिना किसी दिक्कत के पिक तो कर लिया, लेकिन इसके अलावा वापस आते समय उनके ऊपर एक अनजान आर्म फोर्स ने अटैक कर दिया। बंदा एजेंट से बोलता है, तुमने जो सप्लाईज और इक्विपमेंट की बात की थी वो तैयार है और हमने पहले ही तुम्हें वहाँ भेजने की मिलिट्री और लोकल गवर्नमेंट से इजाजत ले ली है। फिर यूना के दादाजी एजेंट से पूछते हैं, एजेंट क्या तुम सच में जा रहे हो? एजेंट दादाजी की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ। अगले सीन में प्लेन का सायरन बजने लगता है, हम अगले 1 मिनट में लैंडिंग जोन में पहुंच जाएंगे, प्लीज अपनी तैयारी शुरू करें। और फिर हम लोग एजेंट की आंखों को देखते हैं जो चमक रही होती हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर स्कूल पर चला आता है। टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और बाकी बच्चे अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन एजेंट की सीट खाली होती है। यूना एजेंट की सीट की तरफ देखकर बोलती है, एजेंट आज स्कूल क्यों नहीं आया? मैंने किसी को भेजा था चेक करने के लिए, लेकिन वो चेक कर अभी तक वापस नहीं आया। अगले सीन में हम लोग जंगल को देखते हैं और हम लोग एजेंट को भी देखते हैं। एजेंट बैटलफील्ड के अंदर होता है। एजेंट जंगल की हालत को देखकर बोलता है, देखने से ऐसा लगता है मेजर ने दूसरे बेस से निष्कर्षण की योजना नहीं बनाई है। फिर एजेंट एक तरफ पैरों के निशान जाते हुए देखता है और बोलता है, शायद वो इस तरफ गए हैं, मुझे शायद 3rd बेस की तरफ जाना चाहिए। अगले सीन में लेफ्टिनेंट के ग्रुप के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चल रही होती हैं और लेफ्टिनेंट का ग्रुप भी बैकफायर कर रहा होता है कि तभी लेफ्टिनेंट एक बंदे के हाथ में आरपीजी को देखते हैं और अपनी स्नाइपर निकालकर उस बंदे के पट्टे से हेडशॉट मार देते हैं, जिससे वो आरपीजी उसी साइड फट जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। उस ग्रुप का लीडर अपने बंदों को गाली देता है और वहाँ से तुरंत निकल लेता है। लेफ्टिनेंट अपने बंदे से बोलते हैं, सिचुएशन रिपोर्ट, यहाँ की क्या हालत है? एक बंदा लेफ्टिनेंट से बोलता है, हमने कोई हताहत नहीं किया, लेकिन हमारे पास ज्यादा एमो नहीं बची है, हमें कुछ और पता लगाना होगा, नहीं तो इस तरह की जंग में शामिल होने में मुश्किल होगी। लेफ्टिनेंट अपने बंदे से पूछते हैं, अगले बेस में पहुंचने में कितनी देर लगेगी? वो बंदा बोलता है, कम से कम 7.5 किलोमीटर। लेफ्टिनेंट उससे पूछते हैं, हमें कितने घंटे लगेंगे? वो बंदा बोलता है, कम से कम 3 घंटे 20 मिनट। लेफ्टिनेंट अपने बंदे की बात सुनकर सोचते हैं, 3 घंटे 20 मिनट में एक घायल सोल्जर और सिविलियंस के साथ क्या हम लोग इस तरह के जंगल पर समय पर पहुंच सकेंगे? तभी लेफ्टिनेंट का बंदा लेफ्टिनेंट से बोलता है, वो लोग इतना डैमेज झेलने के बाद भी लगातार आ रहे हैं, दोबारा फिर दोबारा, वो लोग जल्दी में नहीं है लेकिन बस करते जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट अपने बंदे की बात सुनकर सोचते हैं, वो हमें शुरुआत से ही बाहर कर रहे हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मरते हैं, वो बस करते जा रहे हैं। फिर लेफ्टिनेंट को कुछ बात याद आती है और वो बोलते हैं, 1 सेकंड रुको, उनके कपड़े और उनकी मूवमेंट सब कुछ उस जगह से है, उनका ऑपरेशन डिफरेंट है। पहले मुझे लगा कि ये एक रैंडम अटैक है, क्योंकि ये सारे अटैक एक ही तरीके से हुए हैं। हम सबसे पहले बेस पर थे, लेकिन दोहराई गई टकराव की वजह से हमें दूसरे बेस पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। ये उसी तरह सेम ऑपरेशन है और वो हमारे रास्ते को चेस कर रहे हैं, जैसे कि वो इस जगह को अच्छे से जानते हो, जैसे कि अब इसकी शुरुआत हुई हो। हमारे पास बचने का सिर्फ एक आखिरी मौका है कि हम लोग 3rd बेस पर रेस्क्यू टीम के पहुंचने का इंतजार करें। फिर लेफ्टिनेंट हद से ज्यादा सीरियस होकर बोलते हैं, मैं उन्हें किसी भी कीमत पर जिंदा वापस भेजूंगा, चाहे जो हो जाए।